गाइस, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कमेंट करके कंफर्म कीजिए बच्चा की ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है। एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए। और आपको पता है कि क्लास में हम कुछ बहुत ही बेहतरीन आप सबके लिए क्वेश्चन करते हैं, सो प्लीज आज आप लोग क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे एक बार जोरदार तरीके से, जिससे कि ताकि बच्चा मुझे भी यहाँ से ये फील आना चाहिए कि हाँ भाई देखो, हम बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो बच्चे भी हमारे लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते हैं। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। और बच्चा यदि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अडा 24/7 की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड जरूर करेंगे। आज की क्लास का आज का पहला आपका क्वेश्चन क्या है? इन हूज सीड्स आर नॉट कवर। इनमें से किसके बीज के ऊपर कवरिंग नहीं होती है? इनमें से किसके बीज के ऊपर आपकी कवरिंग नहीं होती है? तो बच्चा जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नो शब्द का मतलब क्या होता है आपका? नेक्ड। इनके बीज के ऊपर आपकी कवरिंग नहीं होती है। वातावरण में किस प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? वातावरण में किस प्रदूषण के कारण आपकी अम्ल वर्षा होती है? बताइए। एसिडिक रेन होने का रीजन क्या है? बिल्कुल, एसिडिक रेन होने का रीजन आपका क्या होता है? बताइए। एसिडिक रेन इनमें से किसके कारण से होती है? क्या बच्चा? एसिडिक रेन इनमें से किसके कारण से होती है? फटाफट बताइए। तो एसिडिक रेन होने का कारण क्या होता है? यदि हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी तो बच्चा आपकी किसमें? वातावरण में यानी एटमॉस्फेयर में आपकी क्या? एसिडिक रेन आपकी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन रेखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? इनमें से कौन आपका रेखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है? फटाफट बताइए। रेखिक संवेग संरक्षण के नियम पर इनमें से आपका कौन कार्य करता है? हवाई जहाज, रॉकेट, नाव या पनडुब्बी? फटाफट आंसर करेंगे भाई। आंसर की स्पीड नहीं रुकनी चाहिए। आपको पता है मेरी क्लास का रूल है कि आंसर आप लोगों को करना ही करना है। गलत करोगे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन आंसर नहीं करोगे तो ये बड़ा फैक्टर है। मतलब आप लोग फिर एक वो बोलते हैं ना कि आप लोगों को फिर वो नकारी वाली आदत है ना, बोलते हैं ना कि काम ना करने की आदत आप लोगों को पड़ गई है। जो मेरा पहला टारगेट होता है कि कैसे भी करके बच्चा आंसर करे, ठीक है, कैसे भी करके आपका जो बच्चा है बच्चा वो आंसर करे। ओके जी, क्लियर? फटाफट बताइए क्विकली, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो कौन बच्चा आपका रॉकेट जो होता है, जो आपका रॉकेट है बच्चा, वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? आपका रेखीय आपका संवेग संरक्षण के नियम पर। अनुवांशिक आरएनए या अनुवांशिक आरएनए या डीएनए का एक खंड जो किसी जीव के लक्षण को निर्धारित करता है क्या कहलाता है? बताइए जी। अनुवांशिक जो आपका डीएनए और आरएनए होते हैं, ये बच्चा आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है, इसका एक खंड क्या कहलाता है? डीएनए का एक खंड आपका क्या कहलाता है? बताइए। डीएनए का एक खंड आपका क्या कहलाता है? फटाफट आंसर करेंगे। डीएनए का एक खंड आपका क्या कहलाता है बच्चा? ये आपका एक खंड जीन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? जीन कहलाता है। कोशिका के डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कोशिका के डीएनए के अंदर आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। ये बीच में मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर बता दो एक बार। ओके तो बता देना चाहिए ना, ये करना है। चलिए बताइए। कोशिका के डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चा आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपके बने होते हैं किससे? आपके बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेस से और फॉस्फोरिक एसिड से। ओके, और यहीं पर आपका क्या बच्चा? डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। यदि मैं आपसे न्यूक्लिक एसिड की खोज की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी आपके फ्रेडरिक मिशर साहब ने। किसने? फ्रेडरिक मिशर साहब ने की थी। और यदि बच्चा मैं आपसे बात करूं, इन्हीं आपके न्यूक्लिक एसिड से आगे चल के आपके क्या डीएनए और आरएनए बनते हैं। आरएनए का जो आपका सिंगल हेलिक्स मॉडल है ये दिया था फ्रेडरिक मिशर ने, लेकिन डीएनए का जो आपका डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया था? आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने दिया था। सभी सजीव में क्या सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है? यानी आप इनमें से कौन सा मेन फंक्शन है जिससे ये डिसाइड करते हैं कोई भी लिविंग बीइंग आपका क्या है बच्चा? वो आपका जीवित है, यानी वो आपका सजीव है।
तो मेरे ख्याल से आप सब लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन जो होता है वो किसी भी जीव के लिए एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ये जरूरी होता है। बिना सांस लिए, बिना रेस्पिरेशन के हम लोग नहीं बोल सकते ना कि वो कोई चीज आपकी सजीव है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए, स्कर्वी रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? फटाफट बताइए। स्कर्वी रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम आपका क्या होता है बच्चा? एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है आपका? थायमिन। और विटामिन डी का केमिकल नेम आपका क्या होता है बच्चा? कैल्सीफेरोल। क्या होता है बच्चा आपका? ये कैल्सीफेरोल होता है। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा भाई? अगला क्वेश्चन है, एक विमान का ऊपर उठना किस सिद्धांत पर आधारित है? एक विमान का ऊपर उठना किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए। यानी आपका जो प्लेन है वो इनमें से किस, जब टेक ऑफ करता है तो किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है बर्नौली थ्योरम पर। किस पर बच्चा? आपका बर्नौली थ्योरम पर। यहाँ पर देखो होता क्या है, जब कोई आपका प्लेन टेक ऑफ करता है तो आप लोग खुद सोच के देखो, जब प्लेन टेक ऑफ करेगा मतलब नीचे की तरफ आपका प्रेशर ज्यादा रहा होगा, ऊपर की तरफ कम होगा, तभी तो नीचे से ऊपर की तरफ पुश होगा और आपका प्लेन जो होगा बच्चा वो आपका ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। यानी जो उसका विंग होता है, उसका जो पंख होता है, उसके नीचे जो एयर होती है वो स्लो मूविंग एयर होती है जिससे ज्यादा प्रेशर बनता है, और जो ऊपर की तरफ आपकी एयर होती है वो फास्ट मूविंग एयर होती है जिससे लेस प्रेशर रहता है। यानी नीचे से ऊपर की तरफ जब आपका दबाव पड़ता है तो आपका जो प्लेन होता है बच्चा वो इजीली टेक ऑफ कर पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है या कम होता है? जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है या कम होता है? बताइए। जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है या कम होता है? तो जल का घनत्व होता है आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आपका मिट्टी के तेल का होता है 0.181 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जल का घनत्व आपका क्या आपका मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? रेडियो सक्रियता की खोज इनमें से किसने की थी? रेडियो सक्रियता, यार आपको नहीं लगता लाइक का रेशो क्लास में बहुत ही कम है? तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे। जो भी बच्चे नए आते हैं चैनल पर, अपडेट के लिए बच्चा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नई नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। आप लोगों को कोई भी न्यू चेंजेस होते हैं एग्जाम पैटर्न में, कोई नई वैकेंसी निकलती है, तो हमेशा बच्चा मैं वो सब वीडियोस आपके लिए बनाती रहती हूँ। सो प्लीज उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, है ना, तभी आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट रह पाएंगे। बताइए, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज इनमें से किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज इनमें से किसने की थी? आपकी मैडम क्यूरी ने। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। स्वर्ण को किसके साथ मिश्रण करके कठोर बनाया जाता है? गोल्ड को कठोर करने के लिए हम इनमें से उसमें क्या मिलाते हैं? गोल्ड को कठोर करने के लिए हम इनमें से उसके अंदर किसको मिलाते हैं? जैसे आपकी ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है तो गोल्ड के अंदर बच्चा हम लोग आपका क्या मिक्स करते हैं? तांबा। ठीक है, हम लोग क्या बच्चा आपका कॉपर या एल्यूमिनियम को मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है उसकी चमक भी बनी रहती है और जो आपकी ज्वेलरी होती है वो भी मजबूत बनती है। जैसे यदि कोई आपसे ये कहे कि मैंने आपको पूरा 24 कैरेट का सोना दिया है, भाई आपने कोई हार बनवाया और उस हार में कोई भी गोल्ड स्मिथ आपसे ये बोले कि मैंने तो आपको 24 कैरेट का सोना दिया है, तो समझ लेना आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि बच्चा 24 कैरेट के सोने में कभी भी आपकी ज्वेलरी नहीं बन सकती। वो बहुत ही आपका सॉफ्ट होता है, उसमें ज्वेलरी सस्टेन नहीं कर पाएगी ज्यादा समय तक। हमेशा उसमें कॉपर या किसकी बच्चा एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस इनमें से कौन सी है? इनर्ट गैस आप कौन सी होती हैं? जिनका आउटर शेल कंप्लीट होता है, जिनका आपका आउटर शेल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी जो किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करती। लेकिन एक इनर्ट गैस ऐसी है जो कि रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है। वो ऑर्गन है, हीलियम है, रेडोन है या नियोन है?
यदि मैं आपसे टोटल इनर्ट गैसेस की बात करूं तो बच्चा संख्या होती है आपकी 6। टोटल इनर्ट गैस कितनी है आपकी? 6 होती हैं। कौन कौन सी बच्चा आपकी? हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और आपका रेडोन। ठीक है, हीना और करीना जियो रंगीन, हीना और करीना जियो रंगीन, यानी कि आपका हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और आपका रेडोन। क्लियर जी? तो यहाँ पर बच्चा जो आपकी रेडोन होती है, यहाँ पर जो आपकी रेडोन होती है, ये क्या है? आपकी एक इनर्ट गैस है जो कि एक रेडियो एक्टिव गैस है। पेंसिल बनाने में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में हम इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? बताइए। पेंसिल बनाने में हम इनमें से किसका प्रयोग कर सकते हैं? बताइए। तो पेंसिल बनाने में हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा? आपका ग्रेफाइट का। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा? हम लोग आपके ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिकतम होता है? प्रकाश संश्लेषण किस रंग में अधिकतम होता है? यानी कि फोटोसिंथेसिस इनमें से किस कलर के अंदर सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन है आपके लाल, सफेद, बैंगनी या फिर बच्चा आपका हरा। बताइए, फटाफट आंसर करेंगे। बताइए। तो क्या बच्चा प्रकाश संश्लेषण इनमें से सबसे ज्यादा किसमें होता है? बच्चा देखो, सबसे ज्यादा आप लोगों का आंसर आ रहा है मैम ग्रीन कलर में। ध्यान से सुनेंगे, जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं वो ध्यान से सुनेंगे। पेड़ पौधे आपको किस कलर के दिखाई देते हैं? चलिए, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन मैंने आप सबसे पूछा है, जो आप सबको पता भी होगा। पेड़ पौधे आपको किस रंग के दिखाई देते हैं? बताइए, पेड़ पौधे आपको किस कलर के दिखाई देते हैं? बताइए फटाफट। पेड़ पौधे आपको किस कलर के दिखाई देते हैं? आंसर आया? रेड कलर के दिखाई देते हैं पेड़ पौधे। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से मुझे तो भाई हरे रंग के दिखाई देते हैं, है ना? मुझे तो पेड़ पौधे हरे रंग के ही दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे बच्चा हमें हरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं? किसी भी वस्तु का कलर, यदि आपको कोई भी कलरफुल चीज दिखाई देती है तो किसी भी वस्तु का कलर हमें उसके जिस कलर को उसने रिफ्लेक्ट किया है, यानी परावर्तित किया है, वो वस्तु हमें उसी रंग की नजर आती है। जैसे अब जो आपकी व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश होता है, उसके अंदर आपके 7 रंग पाए जाते हैं। तो यदि मान लिया किसी चीज ने रेड कलर को रिफ्लेक्ट किया है तो वो आपको रेड कलर की दिखाई देती है। किसी ने ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट किया है तो वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी। यानी पेड़ पौधे ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे आपके लाइट से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। लाइट से एनर्जी लेते हैं ये आपके। अब जब हरे रंग को वापस ही भेज दिया तो इससे कोई एनर्जी नहीं ली है। तो यानी हरे रंग में सबसे कम करते हैं और लाल रंग में सबसे ज्यादा। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी नहीं है कि सनलाइट ही प्रेजेंट हो, सूर्य का प्रकाश ही प्रेजेंट हो। ये बच्चा आपके जो बल्ब वगैरह होते हैं, इनके तेज प्रकाश में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, तेज प्रकाश में, किसी भी तेज प्रकाश में पेड़ पौधे आपके फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और लाल के बाद किसमें? बैंगनी रंग में। बैंगनी रंग में यह प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। घरेलू विद्युत जो आपके केबल होते हैं, जो आपके घरों के जो वायर होते हैं, उनके अंदर हम इनमें से कौन सी धातु का इस्तेमाल करते हैं? जो आपके घरों के तार होते हैं, ठीक है। हे भगवान, बेटा कैसे आप सबके कमेंट पढ़ सकती हूँ? आप लोग खुद ही सोचिए, क्या ये चीज पॉसिबल है ना? नहीं है ना। घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है? बताइए। हम लोग किस, बेसिकली आपका किस मेटल का इस्तेमाल करते हैं?
फटाफट बताइए किस मेटल का इस्तेमाल करते हैं बच्चा आपका। तो घरेलू तार में आज भी हम लोग ज्यादातर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सस्ती पड़ती है, लेकिन जो अच्छे तार होते हैं उसमें कॉपर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थोड़े महंगे पड़ते हैं, कॉस्टली होते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है बताइए। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, फटाफट आंसर बताएंगे। बेरी रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम आपका क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो देखो कोबाल, कोबाल मतलब आपकी कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है। देन उसके बाद में विटामिन B6 का नाम होता है आपका पायरोडॉक्सिन। क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। और विटामिन B7 का आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी नाम होता है, आपके घर में हो सकता है शैम्पू पर भी लिखा होता हो। अब दिमाग चलाना और बता देना। मृदा में नाइट्राइट को नाइट्रोसोमोनस जीवाणु के द्वारा किस में परिणत किया जाता है। हमारी मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है नाइट्रोसोमोनस, और ये मिट्टी में जो नाइट्राइट होते हैं उसको किस में, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। किस में बच्चा आपका, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है बताइए। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, पेड़, पेड़ खाते हो आप आलू का, आलू का पेड़। कोई बात नहीं, मैंने ही तुमसे कहा है कि आप लोग कमेंट करो, क्योंकि मुझे पता है कि आज आप लोग गलत कमेंट करोगे, लेकिन हाँ एक दिन सही भी जरूर करोगे, ठीक है। ओके जी, चलिए। तो आलू का कौन सा भाग आपका खाने योग्य होता है, आलू का कौन सा हिस्सा बच्चा आपके खाने योग्य होता है, आपका तना। कौन सा होता है, आपका तना। समुद्र के पानी का घनत्व, समुद्र के पानी का घनत्व के तुलना में नदी के पानी का घनत्व कितना होता है। यानी समुद्र और नदी के पानी के घनत्व में किसकी डेंसिटी, किसका घनत्व ज्यादा होता है। तो एज यूजुअल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समुद्र के पानी का घनत्व आपकी नदी की तुलना में ज्यादा होता है। इसीलिए जब भी कभी आपका कोई शिप कहां पर बच्चा, समुद्र से नदी में जाता है, तो वो थोड़ा नीचे ज्यादा डूब जाता है। समुद्र में तैरना आसान होता है नदी के कंपैरिजन, क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है वो आपका ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ताजमहल किस गैस से प्रभावित हो रहा है। आपका जो ताजमहल है, आपने देखा होगा उसका जो ऊपर वाला जो गुंबद है वो पहले जितना सफेद नहीं रहा है, वो इनमें से किस गैस से आपका अफेक्ट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, या आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो किस गैस से प्रभावित हो रहा है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे, सल्फर डाइऑक्साइड से। सोडा क्षार यानी धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडा क्षार यानी धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, फटाफट आंसर करेंगे। सोडा क्षार यानी धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चा आपका। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाले सोडे का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बच्चा, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3.10H2O, ठीक है। और ये क्या है, NaHCO3, NaHCO3 आपका क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी पानी वह होता है जिसमें तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अवलय लवण होते हैं, या जो हाइड्रोजन के स्थान पर आइसोटोप्स से बनाया जाता है। तो भारी जल यानी आपका D2O, हाइड्रोजन के आपके 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के आपके 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो बच्चा यहाँ पर ये जो आपका डाइट्यूरियम है यानी 1H2, डाइट्यूरियम की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराते हो तो ये क्या बन जाता है आपका D2O, भारी जल बन जाता है। तो यानी हाइड्रोजन के आइसोटोप से हम लोग किसका निर्माण करते हैं बच्चा, आपका भारी जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके लकड़ी को
लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुआ जाए तो लोहे का जो आपका गुटका होता है यानी जो टुकड़ा होता है वो आपका ज्यादा ठंडा लगता है, क्यों? एक आपके पास में लोहे का टुकड़ा है, एक आपके पास में लकड़ी का है, तो जब तुम सुबह उठोगे ठंड के दिनों में तो लोहे वाला आपको ज्यादा ठंडा क्यों लगता है? लगा सबका होगा, अरे कुछ नहीं, और छोड़ो, सुबह सुबह उठ के नहाने के लिए बाल्टी उठाते हो, यदि वो बाल्टी आपकी स्टील या लोहे की है ज्यादा ठंडी लगती है, प्लास्टिक वाली नहीं लगती है ना, प्लास्टिक वाली नहीं लगती, लकड़ी की चीज ठंडी नहीं लगती, क्यों? ऐसा रीजन क्या है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? आज तो यार तुम लोग बिना मेरे कहे आंसर कर रहे हो, क्या बात है? मुझे लग रहा है आज तुम सबका वैलेंटाइन डे खराब हो गया है, तो अब फाइनली तुम लोगों को अकल आ गई है कि वैलेंटाइन डे मना के तो कुछ मिला नहीं, मैम की ही बात मान लेते हैं, चलो आंसर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आप लोगों के आंसर करने की स्पीड से तो आज मुझे यही लग रहा है, क्योंकि आज मैंने एक बार भी तुम्हें मोटिवेट नहीं किया है कि आंसर करो, डेली मुझे करना पड़ता है, आज आप लोग खुद पे खुद आंसर दे रहे हो, क्या चक्कर क्या है भैया? मैम अब हमें क्वेश्चन आने लगे हैं, ओके चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे आज ज्यादातर यहाँ पर वो टूटे दिल के आशिक ज्यादा दिख रहे हैं भाई, आपका ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो मुझे लग रहा है आप लोगों की हालत कुछ ऐसी आज हुई है ना, तभी आप लोग इतनी स्पीड से आंसर कर रहे हो। आज मैंने बिल्कुल एक बार भी नहीं बोला आंसर करो, ना आपसे कोई जगह पूछी, ना कोई ऐसा कमेंट कराया जो आपको सबको आता हो क्वेश्चन, फिर भी सबकी आंसर की स्पीड इतनी तेजी से आ रही है ना। चलिए तो क्या बच्चा, देखो जैसे ही मैंने बोला वैसे ही घट गए, कोई बात नहीं। तो क्या होता है, लोहा जो होता है बच्चा वो आपका लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, लकड़ी की तुलना में जो आपका लोहा होता है बच्चा वो आपका ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सी है? हमारी एयर के अंदर सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी गैस पाई जाती है? हमारी एयर के अंदर सबसे ज्यादा इनमें से आपकी कौन सी गैस पाई जाती है, बताइए। एयर के अंदर सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी गैस पाई जाती है, फटाफट बताइए। मैम हम आंसर नहीं देंगे, हमारा सिलेक्शन दिखाएगा, है ना। ओके ग्रेट, और भी अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मैं तो आपसे हमेशा यही बोलती हूँ कि भाई आप लोग ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि आप लोग ये जो भी कुछ आपके साथ में होता है, जो भी आपकी फीलिंग्स होती हैं या जो भी आप लोगों के साथ में जो भी ड्रामापंती बोलती हूँ मैं तो इन सब चीजों को, जो भी कुछ होता है उसमें ना कुछ नहीं होता भाई। आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो, सोचने लगते हो, ओवर थिंकर हो जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का ना। भी प्रैक्टिकल, लाइफ में प्रैक्टिकल रहो। ये सोचो समय था, जो समय था वो चला गया है, वो कभी वापस नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। अपने पास्ट को कभी अपने प्रेजेंट में मत आने दो, हमेशा चीजों को बैलेंस करके रखो, मैनेज करो चीजों को अच्छे से। लाइफ मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों से यदि मैं पूछूं सबसे अच्छा मैनेजमेंट किसका होता है, चलिए पहले आप ही बताइए, सबसे ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट किसका होता है? कौन होते हैं जो सबसे अच्छा हर चीज को मैनेज कर लेते हैं? भाई मैं अगर अपनी बात बताऊं तो बेटा हाउस वाइफ जो होती हैं, है ना, जो आपकी हाउस वाइफ होती हैं, यदि मैं खुद अपनी बात करूं तो खुद मैंने जॉब छोड़ी थी और बहुत सालों तक मैंने बिल्कुल प्रॉपर एक हाउस वाइफ की तरह अपना घर संभाला था, अपना फैमिली, अपना बच्चा, सब कुछ बिल्कुल एक हाउस वाइफ की तरह। कई सालों तक पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं रहा, टिपिकल एकदम बिल्कुल हाउस वाइफ, किताबें भी नहीं, मतलब कोई पढ़ाई नहीं, 3-4 साल तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो एक हाउस वाइफ वाली जो आपकी लाइफ होती है वो सबसे ज्यादा टिपिकल होती है। 24/7 वर्किंग आवर्स, आपको कोई सैलरी नहीं मिलती, आपको कोई एप्रिशिएशन नहीं मिलता, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, 4 बातें सुननी पड़ती हैं, वो भी अलग से होता है। तो एक्चुअली सबसे अच्छा मैनेजमेंट होता है जो हाउसवाइफ होती हैं, वो अपना बच्चा, अपना परिवार, अपना घर सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। और हमेशा एक होता है ना कि जो आप लोग बोलते हो ना मैम मोटिवेट कर दो, कभी अपनी मम्मी से पूछना मम्मी तुम्हारा मोटिवेशन क्या है, तुम्हें कौन मोटिवेट करता है कि जब हम फेल भी हो जाते हैं तो वो तुमसे आकर कहती हैं कि नहीं बेटा तुम और थोड़ी सी कोशिश करो, ऐसे परेशान नहीं होते लाइफ में। उनको कौन मोटिवेट करता है? कोई मोटिवेट नहीं करता ना उनको।
हाउसवाइफ हैं, काम भी करती हैं, आपको भी बैलेंस करती हैं, तो सबसे अच्छी मैनेजर होती हैं हमारी हाउसवाइफ्स। ओके, हवा में जिस गैस की मात्रा, थोड़ी सी बातें ज्यादा हो गई आपकी, किसकी होती है बच्चा? आपकी नाइट्रोजन की। सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होती है? आपकी नाइट्रोजन की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा होता है? एक बच्चा कह रहा है मैम इतना ज्ञान मत दो। बेटा, जिनको जरूरी लगती हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड लगती हैं वो बातें, उनके लिए ज्ञान नहीं होता, उन्हें उन सब चीजों से हिंट मिलती है, लाइफ में आसानी होती है। बहुत सारे लोगों को ज्ञान लगती है। सौर मंडल आपका सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है बच्चा? आपका बृहस्पति। चलिए स्पीड पकड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का, सेल्सियस पर पूछा है आपसे, फ़ारेनहाइट में नहीं पूछा, क्योंकि ऑप्शन आपको फ़ारेनहाइट वाला एक दिख रहा है लगभग आसपास का, और जल्दबाजी में आप लोग यही टिक करके आते हो, जो कि गलत है। 37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है आपका? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, परमाणु नाभिक के अवयव इनमें से कौन से हैं? यानी न्यूक्लियस के अंदर इनमें से क्या क्या पाया जाता है? बताइए, परमाणु नाभिक के अवयव इनमें से आपके कौन से हैं? न्यूक्लियस के अंदर इनमें से आपके कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं या सब पार्टिकल पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन्हीं का सम आपका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन इनमें से कौन सा होता है? जो आपकी मच्छर भगाने वाली दवाएं हैं, इनमें से सक्रिय रसायन क्या होता है? आपका एलिथ्रीन होता है। चलिए अब आंसर देने की स्पीड बढ़ाएंगे आप लोग। किसी परमाणु के नाभिक के आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स क्या होते हैं? तो आप लोगों के दिमाग में आइसोटॉप्स बोलते ही क्लिक करना चाहिए। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? वो बच्चा जिनका आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनमें सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके अलग अलग होते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फटाफट बताइए। तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या आपकी कितनी होती है बच्चा? 206। भाई 20 वर्ष का मतलब क्या है? अडल्ट हो गया। 20 वर्ष का मतलब क्या है बच्चा? आपका अडल्ट हो गया। ओके जी, तो 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या आपकी कितनी होती है बच्चा? 206 होती है। कितनी होती है आपकी? 206। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? यानी आपकी जो कलर ब्लाइंडनेस है, आपकी जो कलर ब्लाइंडनेस है वो फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है? फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपकी एक एक्स क्रोमोसोमल डिजीज है। ठीक है, ये आपके एक एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिजीज है, और लड़कों के अंदर, मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, इसीलिए इस बीमारी को मेल ज्यादा कैरी करते हैं। जैसे कि यदि आपके पापा को कलर ब्लाइंडनेस है और आप एक बहन और एक भाई है, तो आपकी बहन को कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस कम है, आपको यानी कि जो लड़का है उसको कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? एचआईवी द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? बताइए, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? एचआईवी क्या है? आपका एक वायरस है। भाई एचआईवी क्या है? आपका एक वायरस है। तो इनमें से एचआईवी वायरस के द्वारा आपका कौन सा रोग होता है बच्चा? एड्स होता है। कौन सा होता है? आपका एड्स होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित होती है? यानी बिजली, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इनमें से किसमें नापते हैं? बिजली की खपत इनमें से किस पर आधारित है? तो बिजली की खपत को हम लोग किस में नापते हैं बच्चा? आपका वोट में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? इनमें से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? बताइए, इनमें से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? फटाफट बताएंगे। तो वैकल्पिक ऊर्जा यानी ऑल्टरनेट एनर्जी इनमें से सबसे ज्यादा हमें किससे मिल सकती है? आपकी सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा से। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ इनमें से कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा, गामा, या फिर बच्चा सारी, या फिर बच्चा आपकी सारी? बताइए,
तो रेडियोधर्मी पदार्थ वो होते हैं जो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज को निकालते रहते हैं, जो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज को निकालते रहते हैं। जल की स्थायी कठोरता का कारण है, बताइए। जल के अंदर, वाटर के अंदर आपकी परमानेंट आपकी इंप्योरिटीज, परमानेंट हार्डनेस इनमें से किसके कारण हो सकती है? जल के अंदर, वाटर के अंदर बच्चा यदि आपकी कैसी इंप्योरिटीज पाई जाती हैं? बाइकार्बोनेट की इंप्योरिटीज पाई जाती हैं। तो वो कैसी होती है बच्चा आपकी? वो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है, जिसको आप उबालकर या क्लार्क विधि के द्वारा हटा सकते हो। लेकिन जल के अंदर यदि आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की इंप्योरिटीज है तो आप इन्हें उबाल कर नहीं हटा सकते हैं, आप इन्हें उबाल कर नहीं हटा सकते। उसके लिए आपको जियोलाइट मेथड का इस्तेमाल करना होगा। तो यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की इंप्योरिटीज है तो वो आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है? बताइए, सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है? फटाफट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु आपकी कौन सी है बच्चा? यूरेनियम। कौन है बच्चा आपकी सबसे भारी धातु? इनमें से आपकी यूरेनियम। लाइक करें, जो बहुत कम लग रहा है भाई क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आपकी नाइंसाफी है। जितना हो सकता है, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करेंगे। और एक बार सारे बच्चे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर क्लास का लिंक लगा देंगे, बस उतना ही काफी है। बाकी और चाहे किसी ग्रुप में आप लोग शेयर ना करें। हास्य गैस एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत इजी है। तो मैं लगभग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको डेली कराती हूं, तो सोचो एग्जाम तक कितने क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। हास्य गैस क्या है? बताइए। हास्य गैस आपकी इनमें से किस गैस को हम लोग हास्य गैस के नाम से जानते हैं? N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं? आपका हास्य गैस बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन को हम इनमें से किस किंगडम के अंदर रखते हैं? डॉल्फिन इनमें से किस फाइलम के अंदर आती है? आपकी फिश, रेप्टाइल्स, उभयचर या मैमल्स? डॉल्फिन इनमें से किस फाइलम के अंदर आती है? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। आंसर की स्पीड किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। आंसर की स्पीड किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। तो क्या बच्चा, डॉल्फिन को हम इनमें से किस पर रखते हैं बच्चा? आपके मैमल्स में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि 4 चैम्बर का आपका हार्ट पाया जाता है। अपमार्जक क्या होते हैं? बताइए। डिटर्जेंट इनमें से किस रूप में कार्य करते हैं? डिटर्जेंट इनमें से किस रूप में कार्य करते हैं? तो डिटर्जेंट क्या होते हैं? आपकी किसी भी चीज को प्योर, शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, यानी कि प्योरिफिकेशन एजेंट के रूप में काम करते हैं आपके क्या बच्चा? डिटर्जेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्क्योप्टेरिक्स क्या थे? ऑर्क्योप्टेरिक्स क्या थे? तो आपका समय बचाते हुए मैं आपको बता देती हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये जुरासिक युग के सर्वपुरातन पक्षी थे। ये जुरासिक युग के सर्वपुरातन पक्षी थे। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा है? बताइए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग इनमें से आपका कौन सा है बच्चा? पुष्प है, यानी फ्लावर है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम आपका प्रोटीन, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? फटाफट आंसर करेंगे। इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन आपका किसके अंदर पाया जाता है बच्चा? सोयाबीन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष इनमें से कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष इनमें से आपका कौन सा है? बताइए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष इनमें से आपका कौन सा है बच्चा? सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष इनमें से कौन सा है? आपका सिकोया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? बताइए। यूनिवर्सल आपका डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है जो आपका यूनिवर्सल डोनर है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है? ए, ओ, ए, बी या फिर बच्चा आपका बी? बताइए। यूनिवर्सल डोनर इनमें से कौन सा है आपका? तो ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? तो ओ नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ना ए, ना बी, ना डी। तीनों में से कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए ये बच्चा आपका यूनिवर्सल डोनर है। और एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव। एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन क्या है? एंटीबायोटिक है, आपकी सेडेटिव है, एंटीपायरेटिक है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। एस्प्रिन आपकी क्या है?
तो एस्प्रिन बेसिकली आपकी दवाई है, ये आपको पता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एंटीपायरेटिक यानी टेम्परेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रेस्प्रिन क्या होती है? रेस्प्रिन का इस्तेमाल हम लोग बीपी को कम करने के लिए आपका रेस्प्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो खून का थक्का जमाने में हमारे शरीर की मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो खून का थक्का जमाने में हमारे शरीर की मदद करता है? भाई फटाफट से पहले 2K के पार लेके जाओ यार, बहुत टाइम हो गया है क्लास को चले हुए। एक तो आपका लाइक का रेशो बड़ा गंदा है, आंसर ठीक ठाक बच्चे कर रहे हैं, जितना बच्चा क्लास में प्रेजेंट है लगभग 70% आंसर कर रहा है, बट ये लाइक का रेशो बिल्कुल यार दिमाग में ना एकदम चढ़ा हुआ है, तो ये तो बहुत गलत चीज है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 2K के मिनिमम आपकी क्लास को ये पार जाना चाहिए, डेली जाना चाहिए इवन, क्योंकि एग्जाम अब तुम्हारे सर पर है, एग्जाम मेरे सर पर नहीं है, एग्जाम तुम्हारे सर पर है भाई, है ना। बहुत ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे एग्जाम में, मई में तुम्हारा एग्जाम होना है। तो बच्चा क्या विटामिन के क्या है? खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। केमिकल नेम इसका क्या होता है? फाइलोक्विनाइन। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का होता है रेटिनोल, और विटामिन ई का होता है आपका टोकोफेरोल। विटामिन ई का क्या होता है बच्चा? आपका टोकोफेरोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। पालक के पत्ते में इनमें से सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पालक के पत्ते के अंदर इनमें से सबसे ज्यादा आपका क्या पाया जाता है? तो बच्चा पालक के पत्ते में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आपका आयरन पाया जाता है। हरी सब्जियों में सब में आयरन पाया जाता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? दोपहर के 12 बजे आपको इंद्रधनुष इनमें से किस दिशा में दिखाई देगा? तो दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष बच्चा आपको दिखाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? दूरदृष्टि निवारण के लिए इनमें से किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? दूरदृष्टि निवारण के लिए यानी कि आपका हाइपरमेट्रोपिया के लिए इनमें से हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? बहुत बार बताया है ना, एमसीवी यानी मुझे मायोपिया है, मेरे चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा है। मुझे मायोपिया है, मेरे चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा है। तो जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है उनके चश्मे में कौन सा आपका कॉन्वेक्स लेंस लगता है? उनके चश्मे में कौन सा बच्चा आपका कॉन्वेक्स लेंस लगता है। फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है, या फ्यूज इनमें से किस इफेक्ट पर कार्य करता है? बताइए, फ्यूज इनमें से किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज कार्य करता है आपका किस पर बच्चा? आपका किस पर? थर्मल इफेक्ट पर। जैसे ही ज्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई होगी, ये आपका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इस तार का, जो लेड और टिन का बना होता है। ये आपका लेड और टिन का बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण ये बहुत जल्दी आपका टूट जाता है, जिससे आपका सर्किट इनकम्प्लीट होता है और आपके घरों के जो उपकरण होते हैं वो जलने से फूकने से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? यानी व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? अब ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है, बताइए, ये क्वेश्चन मुझे आपको बताने की जरूरत है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या होती है? वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड आपकी क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। धोने के सोडा यानी कि आपका वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला इनमें से कौन सा है? वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला इनमें से आपका कौन सा होता है? तो बिल्कुल सही आया आपका आंसर, सोडियम कार्बोनेट। और NaHCO3 कौन सा होता है आपका? किचन सोडा या खाने वाला सोडा। शुष्क बर्फ इनमें से कौन सी है? बताइए, शुष्क बर्फ इनमें से आपकी कौन सी है? फटाफट आंसर करेंगे। शुष्क बर्फ इनमें से आपकी कौन सी होती है? ड्राई आइस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चा? आपका ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? या फिर इनमें से किस एसिड का इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा करते हैं? किस एसिड का इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा करते हैं? या अगला क्वेश्चन, किंग ऑफ एसिड इनमें से किसको कहा जाता है? अम्लों का राजा हम लोग किसको कहते हैं? फटाफट बताएंगे। अम्लों का राजा इनमें से किसको कहा जाता है? H2SO4 को, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक के अंदर इनमें से कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं?
परमाणु के नाभिक के अंदर इनमें से आपके कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। निम्न में से किस गैस को हम लोग टीयर गैस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? इनमें से किस गैस को हम लोग अश्रु गैस या टीयर गैस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? किसको बच्चा? क्लोरीन को। किसको बच्चा? हम लोग क्लोरीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे में काम में लिया जाता है? मतलब इनमें से किस धातु का इस्तेमाल हम लोग हवाई डिब्बे के पुर्जे बनाने में, हवाई जहाज के आपकी बेसिकली उसकी बॉडी बनाने में और रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में इस्तेमाल करते हैं? तो एल्यूमिनियम से आपके दो मिश्र धातु बनते हैं। क्या बच्चा? मैग्नीशियम और ड्यूरालेमाइन, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आपका रेल के डब्बों के पुर्जे बनाने में और क्या बच्चा? आपकी हवाई जहाज की बॉडी बनाने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आंत के अंदर यदि कोई डिजीज है, यदि आपकी आंतों में कोई डिजीज है, तो इनमें से किन किरणों का उपयोग करके हम उसका पता लगा सकते हैं? बताइए। बिल्कुल, कौन सी किरणों का पता लगाकर बच्चा? एक्स किरणों का। कौन सी किरणों का पता लगाकर बच्चा? आपका एक्स किरणों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण इनमें से किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण इनमें से किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? आपका डी विज ने। किसने किया था बच्चा? आपका डी विज ने सबसे पहले आपका संश्लेषण किया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से आपकी कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस बच्चा आपकी आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। इनमें से कौन सा आपका यूनिवर्सल डोनर है? कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चा जो आपका यूनिवर्सल डोनर है? बताइए। कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चा जो आपका यूनिवर्सल डोनर है? तो कौन सा ब्लड ग्रुप है बच्चा जो यूनिवर्सल डोनर है? ए बी पॉजिटिव। ए बी तो सॉरी, यूनिवर्सल डोनर पूछा है ना। ओके, यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव और एक्सेप्टर है आपका ए बी पॉजिटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्या होगा? पुरुष जीन संगठन यानी मेल्स के अंदर इनमें से कौन से क्रोमोसोम्स का पेयर पाया जाता है? मेल्स के अंदर इनमें से कौन से क्रोमोसोम का पेयर पाया जाता है? बताइए। तो मेल्स के अंदर कौन से क्रोमोसोम का पेयर पाया जाता है बच्चा? आपका एक्स और वाई। क्या पाया जाता है? एक्स और वाई। और फीमेल के अंदर आपका एक्स एक्स क्रोमोसोम का पेयर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या होगा आपका? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण एक्चुअली में आपका दिन और रात दोनों में ही होता है, लेकिन आपका एग्जामिनर सही आंसर क्या मानेगा? केवल दिन में। आपका एग्जामिनर सही आंसर किसको मानेगा? कि केवल दिन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा भाई? अगला क्वेश्चन होगा, सूर्य का प्रकाश धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी कि लाइट को हमारी अर्थ तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लगते हैं? लाइट को हमारी अर्थ तक पहुंचने में आपका कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। कितना लगता है? 8.3 मिनट लगता है। ध्वनि का वेग वायु में अनुमानतः कितना होता है? What is the speed of sound in air? What is the speed of sound in air? बताइए कितना होता है बच्चा आपका? 332 मीटर पर सेकंड। कितना? 332 मीटर पर सेकंड। पानी का घनत्व अधिकतम कितने टेम्परेचर पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम कितने टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आपका कब प्राप्त हुआ था? बताइए। सर सीवी रमन को आपका भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1930 में। कब बच्चा? 1930 में। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम बराबर होता है। बताइए।
एक पिकोग्राम इनमें से कितने ग्राम के बराबर होता है? 10 टू द पावर -12 ग्राम के, 10 टू द पावर -12 ग्राम के। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? इनमें से कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? फटाफट बताइए, इनमें से कौन सा एसिड आपका सिरके के अंदर पाया जाता है? इनमें से कौन सा एसिड सिरके के अंदर पाया जाता है? एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड कपड़ों पर लगे हुए दाग और धब्बों को निकालने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। सेब के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है। आपका दूध के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वहीं पर बच्चा इमली के अंदर आपका कौन सा? आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ओके जी, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? यानी कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपका क्या है? बताइए। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर ठीक करते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? देखते हैं। चलो आज का क्वेश्चन का टेस्ट है ये आपका, यूं समझिए लाइव टेस्ट हो रहा है ये आपका। ये क्वेश्चन आज का आपका मैं लिख देती हूँ बच्चा, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसका ये टेस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को आज ठीक कर पाते हैं, है ना। आपका लगभग 2K प्लस इस समय बच्चा लाइव है। और देखते हैं बच्चा आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को यहाँ पर, नहीं आपको थोड़ी देर बाद दिखता है वो 2K, मुझे पहले ही दिख जाता है। तो आपका इस समय 2K प्लस बच्चा लाइव है। और देखते हैं आप में से इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे ठीक दे पाते हैं, क्योंकि यूं ही समझिए कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। झटका लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर सुन के, और बहुत इजी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इनमें से कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर कोई एक भी इनमें से केमिकल फॉर्मूला नहीं है। आपका CSO4.2H2O ये होता है आपका किसका? जिप्सम का। ये किसका होता है? आपका जिप्सम का होता है। ठीक है, इसको जब आप 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो तो 1.5 पानी का मोलिक्यूल उड़ जाता है, सिर्फ आधा ही पानी का मोलिक्यूल आपका बचता है। सिर्फ आधा ही पानी का मोलिक्यूल आपका बचता है। यानी सही फॉर्मूला क्या होगा? CSO4.12H2O। सबने कुछ ना कुछ आंसर दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि मैम कोई सा भी नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से आपका किस में कार्बन नहीं पाया जाता है? बताइए। इनमें से किसके अंदर आपका कार्बन नहीं पाया जाता? फटाफट आंसर करेंगे। किसके अंदर आपका कार्बन नहीं पाया जाता? देखो, कोयला कार्बन से बना है, हीरा कार्बन से बना है, ग्रेफाइट कार्बन से बना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यानी सभी के अंदर आपका कार्बन पाया जाता है। सभी के अंदर बच्चा आपका कार्बन पाया जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। बताइए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण इनमें से किस रिएक्शन के द्वारा होता है? तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण इनमें से किस रिएक्शन के द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर आपका हीलियम बनाते हैं, और ये रिएक्शन क्या होती है? आपकी नाभिकीय संलयन कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। जो किसका बच्चा? यही हम तक लाइट की फॉर्म में, इससे ही रिलीज हुई एनर्जी हम तक किसमें बच्चा? लाइट की फॉर्म में पहुंच पाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? फटाफट बताएंगे। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? एस्कोर्बिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चा? आपका एस्कोर्बिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इनमें से किस खनिज के द्वारा आपका आयरन प्राप्त किया जाता है, या इनमें से कौन सा आपका आयरन का एक और है? तो मैंने आपको याद कराया था HL सिम, यानी हीमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, आयरन पाइराइट और मैग्नेटाइट। ये सब क्या है? आपके आयरन के और है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको? हेमेटाइट। क्या दिख रहा है बच्चा? हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार। कार की बैटरी में इनमें से किस एसिड का इस्तेमाल करते हैं? कार की बैटरी में इनमें से किस एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति, यानी किसी चश्मे के लेंस की जो पावर है वो +2 डायोप्टर है, तो बताइए इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ क्या होगी?
P इज इक्वल्स टू 1/f और F भी किसमें आपका मीटर में होना चाहिए। ये आपको दो डायोप्टर दिया है, ये 1/f, तो F इज इक्वल्स टू 1/2 यानी आपका 0.5 मीटर, जिसको हम लोग आपका कितना 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, जिसको बच्चा हम लोग आपका कितना 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली कितनी खर्च होगी। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली कितनी खर्च होगी, बताइए आपकी कितनी बिजली कंज्यूम होगी। 100 वाट का आपका बल्ब है, मैंने आपको बोला भैया इसे 10 घंटे तक जला के रखो तो कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000, जिसको हम यूनिट के टर्म में क्या लिखते हैं आपका कि मतलब आपकी 1 यूनिट बिजली खर्च हुई होगी, 1 यूनिट बिजली आपकी खर्च हुई होगी। अब बच्चा देखो, यदि आप लोग मेरी मेंटोरशिप में एमटीएस में फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप लोगों को करना होगा क्या, अड्डा 24/7 की वेबसाइट विजिट करेंगे, यहाँ पर आप लोग ऑल कोर्स पर जाएंगे। कहा ऑल कोर्स पर जाने के बाद एसएससी सेलेक्ट करेंगे और एमटीएस आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये बच्चा हमारा आपका एक लेटेस्ट आपका बैच है, एक बैच आपका 24 या 28 से भी शुरू होने जा रहा है, जो यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है आपका। आप तो या तो सेपरेट बैच खरीद सकते हैं Y446 कोड लगाकर, नहीं तो बेस्ट है एमटीएस का महापैक, क्योंकि आज बच्चा इस पर आपकी डबल वैलिडिटी चल रही है। कूपन कोड आप लोगों को लगाना है Y446 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और जैसे ही बच्चा आप लोग अप्लाई करोगे तो मात्र 900 या एप्लीकेशन से 870 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन से कितना बच्चा 870 रुपए में ये बैच बच्चा आपको मिल जाएगा। क्लियर जी, ओके, समझ में आया। तो आपको भाई 2 साल के लिए, अब तक डेली कितना 1 साल के लिए, 2 साल के लिए सारी टेस्ट सीरीज, सारे बैचेस, रिवीजन बैच, क्रैश कोर्स, एमटीएस जो आपका दूसरा जून में आएगा वो भी इसी में आपको फ्री में मिलेगा। एमटीएस की किताबें मार्केट में न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपकी अवेलेबल नहीं है। बुक्स पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपकी 3 किताबें, करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और ये बच्चा एक प्रैक्टिस सेट हमने नया बनाया है। तीनों किताबें बेस्ट हैं आपके एग्जाम के लिए। क्या बच्चा, तीनों किताबें बेस्ट है और जो बिल्कुल आपको लोवेस्ट प्राइस पर है, सारी की सारी किताबें आपको करंट अफेयर्स वाली 80-90 रुपए की है, ये आपको यहाँ पर 230 रुपए में मिल जाएगी सामान्य अध्ययन वाली, और ये लगभग आपको कितने रुपए में मिल जाएगी बच्चा, ये भी आपकी लोवेस्ट पर है, 150 के आसपास ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग क्लिक करके देख लेना। चलो मैं एक आपको दिखाई देती हूँ, एक किताब में आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपकी हेल्प हो जाएगी। ओके, जैसे ये जो आपका नया 15 प्रैक्टिस सेट हमने निकाले हैं, ओके, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे और कूपन कोड लगाएंगे Y446S, Y446S, तो बच्चा कितने रुपए में 165 रुपए में आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। 1350 प्लस इसमें आपके हमने क्वेश्चन डाले हैं न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित। देखो ऐसा हो सकता है जनरल अवेयरनेस में, अब आपको पता है सारा होल्ड जनरल अवेयरनेस के पास है और इंग्लिश के पास है, मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाई है, उतना तुम कर भी लोगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उस प्रैक्टिस के लिए ये किताब आपकी बेस्ट है। जब से नोटिफिकेशन आया है बच्चा, जब से हम 5 टीचर इस बुक को बनाने में लगातार लगे हुए हैं, बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है। आप लोगों को पता ही है कि क्लासेस कितनी होती हैं, उसके बावजूद यदि हम लोग किताब बना रहे हैं तो सोचो कितनी मेहनत की होगी। ठीक है, डिस्काउंट के लिए है, सिर्फ कूपन कोड आपके डिस्काउंट के लिए होते हैं, दैट्स इट। तो इन तीनों में से बच्चा आप कोई भी किताब खरीद सकते हैं जो भी आपको अपने एग्जाम के लिए, मतलब मैं तो यही बोलूंगी फर्स्ट टाइम एग्जाम है और किताबें तो आपके छोटे बहन भाई के भी काम आ जाएंगी, तो ये बच्चा आप तीनों ही परचेज कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपका सेम ही रहना है। तो Y446 कोड लगाकर आप लोग क्या लेंगे, एमटीएस का महापैक। आज रात 12 बजे तक डबल वैलिडिटी है, कल से आपको फिर वही 1 साल के लिए मिलेगा, अभी 2 साल के लिए है। और ये बच्चा 3 बेस्ट किताबें हैं आपकी, मैं सर्कल कर देती हूँ। Y446S कोड लगाकर इन किताबों पर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। पूरे प्लेटफॉर्म के लिए से कोई भी बैच परचेज करने के लिए आप लोग Y446 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और Y446S कोड है आपका किसके लिए, टेस्ट सीरीज और बुक्स के लिए। जो बच्चे रेलवे वाले हैं मुझसे कल सुबह 9:30 बजे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।